हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर एक्सेप्टेंस और उससे रिलेटेड जो एसेंशियल्स हैं जिनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है उनके बारे में बात करेंगे। एक्सेप्टेंस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसकी जो परिभाषा है एक्सेप्टेंस की, वह हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में दी गई है। डेफिनेशन बहुत क्लियर है। हम यहाँ पर एक बार इसकी डेफिनेशन को रीड करेंगे। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. इसमें डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि जब कोई प्रपोज़ल किसी व्यक्ति के लिए बनाया जाता है, हम सभी जानते हैं कि जब प्रपोज़ल बनाया जाता है तो उस प्रपोज़ल को बनाने का मेन पर्पस क्या होता है कि जिस व्यक्ति के लिए प्रपोज़ल बनाया गया है उस व्यक्ति की सहमति एसेंट उस प्रपोज़ल में प्राप्त की जा सके, और जब वह व्यक्ति उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेता है तब यह माना जाता है कि अब वह प्रॉमिस बन गया है और वह दोनों पार्टीज़ पर बाइंड हो जाता है। मैं इसे एक एग्ज़ाम्पल से और क्लियर करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, यहाँ पर जो ए है उसके पास में एक वॉल क्लॉक है और ए अपनी इस वॉल क्लॉक को 1000 रुपये में बी को बेचना चाहता है। इसके लिए यहाँ पर जो ए है वो एक ऑफ़र यहाँ पर बी के लिए बना रहा है। अगर यहाँ पर जब बी है, अगर यहाँ पर अब बी उस ऑफ़र को एग्री कर लेता है, बी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है, बी उस ऑफ़र पर अपनी एसेंट अपनी स्वीकृति दे देता है, तब यहाँ पर अब यह प्रपोज़ल जब भी एक्सेप्टेड हो जाता है वह अपने आप ही प्रॉमिस बन जाता है। अब हम यहाँ पर एक्सेप्टेंस के जो भी एसेंशियल्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे कि एक्सेप्टेंस के कौन से एसेंशियल्स हैं। हमें पता चल रहा होगा कि ये सारे ही एसेंशियल एक्सेप्टेंस के हैं जिन्हें हम यहाँ पर एक एक करके पॉइंट आउट करेंगे। जिसमें सबसे पहला जो एसेंशियल है एक्सेप्टेंस का वो होता है कि एक्सेप्टेंस हमेशा से ही कम्युनिकेट होनी चाहिए। यहाँ कम्युनिकेट होनी चाहिए, इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल समझिए। जब भी ऑफ़र बनाया जाता है तब यहाँ पर उस ऑफ़र को जब वह ऑफरी की नॉलेज में आ जाता है तब वह कम्युनिकेट होता है। उसी तरह से जब भी एक्सेप्टेंस बनाई जाती है तो ज़रूरी यह होता है कि जिस ऑफ़र ने आपको ऑफ़र बनाया है उसकी नॉलेज में आपकी एक्सेप्टेंस आनी बहुत ज़रूरी होती है, तभी यहाँ पर यह माना जाता है कि वह एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो चुकी है। अब हम आते हैं, एक बात एक्सेप्टेंस में हमेशा ध्यान रखना, ओनली ऑफरी और हिज ऑथराइज एजेंट मे एक्सेप्ट द ऑफ़र, कि केवल ऑफरी कौन होगा? यहाँ पर ऑफरी वह व्यक्ति होगा जिसके लिए ऑफ़र बनाया गया है। केवल ऑफरी या फिर उसके द्वारा जो ऑथराइज एजेंट होता है, केवल यही लोग उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अदर कोई पार्टी आकर इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। देखिए, इसमें भी एक एग्ज़ाम्पल है। सपोज़ करो ए है, उसने एक ऑफ़र बनाया बी के लिए कि वह बी को अपना टेबल लैंप बेचना चाहता है। यहाँ पर वह टेबल लैंप बी को 1500 में बेचना चाहता है। अभी हम इससे पहले रीड कर चुके थे कि जो ऑफ़र बी के लिए बनाया गया है उस ऑफ़र को केवल बी ही एक्सेप्ट कर सकता है और उसकी जगह पर अदर कोई पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ इस केस में क्या होता है, इसमें सी आता है और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है और इस एक्सेप्टेंस को वह ए को भेजता है। यहाँ पर क्या यह एक्सेप्टेंस वैलिड होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नियम के अनुसार केवल बी को ही एक्सेप्ट करने का राइट दिया गया है।
इसलिए इस ऑफ़र को केवल बी ही एक्सेप्ट कर सकता है। बी की जगह पे अन्य कोई व्यक्ति आकर उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इसी बात के लिए यहाँ कहा गया है कि ओनली ऑफरी और हिज ऑथराइज एजेंट में एक्सेप्ट द ऑफ़र, कि केवल ऑफरी या उसका ऑथराइज एजेंट ही इस प्रकार के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है। अदर कोई पर्सन करेगा तो वह अपने आप में वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मेयर साइलेंस में नॉट बी रिगार्डेड एज एन एक्सेप्टेंस। आपको यह हम पहले भी बता चुके हैं कि एक्सेप्टेंस हमेशा से ही कम्युनिकेट होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब ऑफ़र बनाया गया है तो यहाँ पर ऑफरी के द्वारा अपनी एक्सेप्टेंस ऑफरर तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन अगर जो ऑफरी है वो साइलेंस रह जाता है, वो कोई भी जवाब नहीं देता है, वो ना तो हाँ करता है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है और कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, तो उसकी साइलेंस को कहीं पर भी हम कभी भी एक्सेप्टेंस के रूप में रिगार्ड नहीं करेंगे, क्योंकि रूलिंग यह कहती है कि मेयर साइलेंस मे नॉट बी रिगार्डेड एज एन एक्सेप्टेंस। यहाँ पर आपको इसका एक लीडिंग केस है फेल्टे हाउस वर्सेस बिंडले का, जिसके बारे में मैं बताऊंगी। यहाँ पर मैंने उन लोगों के नाम भी बताए हैं जो इस केस में शामिल थे, ताकि आपको इन्हें समझने में आसानी होगी। सबसे पहले अब इस केस के फैक्ट समझिए। यहाँ पर फेल्ट हाउस थे। फेल्ट हाउस जो थे उनका एक अपना नेव्यू था और उस नेव्यू भतीजा, उस नेव्यू के पास में कई सारे हॉर्स थे। यहाँ पर फेल्ट हाउस ने नेव्यू से कहा कि वह उसका एक हॉर्स खरीदना चाहते हैं। उन्होंने बता दिया कि उसका वह हॉर्स, एक पार्टिकुलर हॉर्स उन्होंने चुना और उन्होंने कहा अपने भतीजे से कि उनका वह इस वाले हॉर्स को ख़रीदना चाहते हैं, वह इस हॉर्स को किसी और को ना बेचे। अब यहाँ पर नेव्यू ने, जब फेल्ट हाउस उसके अंकल का यह ऑफ़र जब नेव्यू के पास आया तो नेव्यू ने यहाँ पर कोई भी आंसर अपने अंकल को नहीं दिया। लेकिन विंडले जो यहाँ पर ऑक्शनर ऑफ नेव्यू था, उस नेव्यू ने अपने ऑक्शनर विंडले से कह दिया कि इस हॉर्स को मत बेचना, हम इस हॉर्स को अपने अंकल को देना चाहते हैं, अपने अंकल को बेचने को तैयार हैं। यहाँ पर फैक्ट्स रीड करने के बाद ही आपको यह समझ आ गया होगा कि यहाँ पर जो नेव्यू है उसने कम्युनिकेशन तो अपने अंकल से की ही नहीं, जो कि एक्सेप्टेंस का एक मेन एसेंशियल है। क्या मेन एसेंशियल है कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर नेव्यू ने अपने अंकल को यह नहीं बताया कि वह अपना हॉर्स अपने अंकल को बेचने को तैयार है। एक बात और इसमें बता दूं कि जब इसके अंकल ने इसको यह ऑफ़र बनाया था तो इसके साथ ही इसके अंकल ने यह भी कहा था कि अगर आप साइलेंस रहे तो भी मैं यह मान लूँगा कि आप मुझे हॉर्स बेचने को तैयार हैं। मैं एक बात बता दूं, अब आगे जाकर फिर क्या हुआ, आगे जाकर बिंडले जो ऑक्शनर था उसने बाय मिस्टेक इस हॉर्स को उस ऑक्शन में सेल कर दिया। अब यहाँ पर अंकल ने इस फेल्ट हाउस के अगेंस्ट एक सूट फाइल करा। यहाँ पर इन्होंने कहा कि बिंडले ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया है। क्या कर दिया है? कॉन्ट्रैक्ट को इसने ब्रीच कर दिया है। इनका यह कहना था इसके अंकल का कि यहाँ पर ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर तय किया गया कि यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, क्योंकि रूलिंग बहुत क्लियर है कि मेयर साइलेंस में नॉट बी रिगार्डेड एज एन एक्सेप्टेंस। आप साइलेंस को कहीं से भी एक्सेप्टेंस के रूप में रिगार्ड नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस में बी इम्प्लाइड, यहाँ पर इस बात का मतलब यह है कि जब ऑफ़र बनाया जाता है ऑफरी के लिए, तो जो ऑफरी होता है वह अपनी एक्सेप्टेंस एक्सप्रेसली, इसका मतलब बोलकर या शब्दों में दे सकता है, या फिर अगर वह चाहे तो अपनी एक्सेप्टेंस को वह इम्प्लाइडली भी दे सकता है। यहाँ पर इम्प्लाइडली का क्या मतलब है, इसके लिए आपको एक्ट के सेक्शन 8 को देखना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 8 में क्या कह रखा गया है? परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन
ऑफ अ प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। भाई बहुत सिंपल है कि अगर किसी ऑफर में, अगर किसी भी प्रपोजल में कोई भी कंडीशन लगाई गई है और अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं तो भी ये माना जाएगा कि आपने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पर इसका सबसे अच्छा लीडिंग केस कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का है। यहाँ पर इस केस में क्या था भाई, इस केस में इतना था कि जो यहाँ पर प्लेंटिफ थी उसने यहाँ पर कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के द्वारा जो भी नियम बताए गए थे उन सभी नियमों को उसने फॉलो किया था। उसने पर्सनली एक्सेप्टेंस नहीं दी थी जाकर, बल्कि जो भी कंडीशन बताई गई थी उन सभी कंडीशंस को उसने फुलफिल किया था। तो यहाँ पर यह माना गया था कि इस केस में उन्होंने इम्प्लाइडली तौर पर अपनी एक्सेप्टेंस दी है। और वैसे भी हम सभी जानते हैं कि ये वाला जो केस है वह जनरल ऑफर का एक लीडिंग केस माना जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। यस, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप एक्सेप्टेंस कर रहे हैं तो वह हमेशा से एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड का मतलब क्या होगा? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड का मतलब यह होता है कि जब ऑफरी अपनी तरफ से ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है तब यहाँ पर ज़रूरी यह होगा कि वह उस ऑफर को उसी रूप में, जिस रूप में ऑफर बनाया गया है, उसे स्वीकार करे और उस ऑफर के साथ में अपनी तरफ से कोई भी शर्तें ना लगा दे। इसका मतलब वो उस ऑफर को अनक्वालिफाइड रखे। फॉर एग्जाम्पल इसी का दे रखा गया है, सपोज करो यहाँ पर जो ए है वो बी को एक टेबल लैंप 1500 रुपये में बेचना चाहता है, लेकिन यहाँ पे बी भाई साहब क्या कहते हैं कि मैं केवल, बी कहता है कि वो केवल 1000 रुपये में ही उसे खरीदेगा। अब यहाँ पर मैंने आपसे क्या कही थी कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, जबकि साफ पता चल रहा था कि ऑफर 1500 रुपये में टेबल लैंप को बेचने का था, पर यहाँ पर बी ने कह दिया कि वो 1000 में खरीदेगा। इसका मतलब उसने अपने पास से इसमें शर्तें जोड़ दी, अपने पास से ही। इसका मतलब कि अब यहाँ पर वह अनक्वालिफाइड और एब्सोल्यूट नहीं रह गया है। इसका मतलब यह है कि वहाँ एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाएगी। एक्सेप्टेंस हमेशा से एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। इसका एक लीडिंग केस आता है हाइड वर्सेस रेंज का। चलिए समझ लीजिए इसके फैक्ट्स क्या थे। यहाँ पर सपोज करिए इसमें 2 पर्सन थे, इसमें ए और बी। बहुत सिंपल तरीके से समझा रही हूँ। यहाँ पर ए और बी 2 लोग थे इसमें। यहाँ पर जो ए था उसके पास में एक फ्रम हाउस था, फ्रम। अब यहाँ पर वो बी से कहता है कि वह इस फ्रम को उसे 1000 पाउंड्स में बेचने को तैयार है, 1000 पाउंड्स में वह उसे बेचना चाहता है। पर यहाँ पर बी क्या कहता है कि वह उसको केवल 950 पाउंड्स में ही खरीदेगा। बी क्या कह रहा है कि वह उसको केवल 950 पाउंड्स में ही खरीदेगा। अब ऐसे में ए एग्री नहीं होता इस बात के लिए। बी कहता है चलो ठीक है, कोई नहीं, हम 1000 में ख़रीदने को तैयार हो जाते हैं। ए तब भी एग्री नहीं करता है। अब यहाँ पर जो बी है वो एक सूट फाइल करता है ए के अगेंस्ट कि भाई यहाँ पर तो इन्होंने हमें नहीं बेचा, मना कर रहे हैं, ये बीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पर डिसाइड हुआ कि एक्सेप्टेंस हमेशा से ही अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर पता चल रहा था साफ तौर पर कि इसमें जो बी था उसने कभी भी उसके ऑफ़र को, ए के ऑफ़र को एब्सोल्युटली और अनक्वालिफाइड तरीके से लिया ही नहीं था, क्योंकि उसका यह कहना कि वो 950 पाउंड्स में ख़रीदने को तैयार है, तो यह अपने आप ही उस एक्सेप्टेंस को क्वालिफाइड कर रहा था। जबकि एक्सेप्टेंस हमेशा से एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रेस्क्राइब्ड इन यूजुअल मैनर। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ढंग से समझिएगा। जब भी ऑफरर के द्वारा ऑफ़र बनाया जाता है तो जो भी हमारा ऑफरी होता है उस ऑफरी की यह ड्यूटी बनती है कि वह एक्सेप्टेंस को हमेशा से ही प्रेस्क्राइब्ड या फिर यूजुअल मैनर में दे। इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पर ऑफरर के द्वारा ऑफरी को बताया गया है कि उसे अपनी एक्सेप्टेंस किस रूप में देनी है, बाय लेटर देनी है, बाय पोस्ट, बाय ईमेल, कैसे देनी है, तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस हमेशा से ही उसी मोड में देनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर ऑफरी को बताया ही नहीं गया है कि उसे अपनी एक्सेप्टेंस किस तरह से देनी है, तब ऐसे में जो भी यूजुअल
यूजुअल मतलब जो भी रीजनेबल मैनर होगा उसी मैनर में एक्सेप्टेंस यहाँ पर ऑफरी के द्वारा दे दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द लैप्स ऑफ ऑफर। इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ आप ढंग से समझ लीजिए कि भाई जब आपको ऑफ़र बनाया जाता है, अब आपको उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है ऑफरी के द्वारा, तो ऑफरी को यह चाहिए कि जब भी वो एक्सेप्ट कर रहा है तो एक रीज़नेबल टाइम के भीतर ही ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऑफ़र ख़त्म हो जाए उसके बाद वह उसे एक्सेप्ट कर रहा हो, नहीं, बल्कि जब तक ऑफ़र है तब तक ही उसको वहाँ पर उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आज आपके यहाँ पर जो हमारे एक्सेप्टेंस थी और उसके जो भी एसेंशियल्स थे वह कंप्लीट हो जाते हैं।